एक आदमी ने दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी को देखा और कहा, दिस सिस्टम इज अबाउट टू कोलैप्स। ना अगले 10-20 साल में, ना किसी हाइपोथेटिकल फ्यूचर में, बल्कि बहुत जल्द। उस वक्त वॉल स्ट्रीट सेलिब्रेट कर रहा था, बैंक्स रिकॉर्ड प्रॉफिट दिखा रहे थे और एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि दिस टाइम इट्स डिफरेंट। और इसी भीड़ के बीच एक इंसान खड़ा था जो कह रहा था कि समथिंग इज फंडामेंटली ब्रोकन। लोगों ने उसे तुरंत डिसमिस कर दिया। किसी ने बोला कि यू डोंट अंडरस्टैंड द मार्केट, किसी ने कहा यू आर बेटिंग अगेंस्ट अमेरिका। 3 साल बाद ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स कोलैप्स हो गए, बैंक्स फेल हुए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वाइप आउट हो गए, जॉब्स, पेंशन्स, लाइफ सेविंग्स, सब कुछ एक झटके में गायब। तब दुनिया को ये रियलाइज हुआ कि इस पूरे केओस को पहले से सिर्फ एक ही आदमी देख रहा था। उसका नाम था माइकल बरी। ये सिर्फ अमेरिका की स्टोरी नहीं है, क्योंकि जब अमेरिकन मार्केट्स गिरते हैं उसकी शॉक वेव्स पूरी दुनिया तक जाती है। 2008 के बाद इंडिया भी अनअफेक्टेड नहीं रहा। अमेरिकन मार्केट क्रैश के बाद इंडिया में भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स स्लो हो गई, मार्केट्स क्रैश हुए और अनसर्टेनिटी हर घर तक पहुंच गई। और सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट, माइकल बरी ने ये क्रैश प्रेडिक्ट किया था डेटा के बेसिस पर, जो सबके सामने था, पर जब उन्होंने वार्निंग दी किसी ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो सबसे ज्यादा सही था और सबसे ज्यादा अकेला भी। माइकल बरी वॉल स्ट्रीट के टिपिकल प्लेयर नहीं थे। वो एक डॉक्टर थे जो न्यूरोलॉजी में ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन रात को जब बाकी लोग सोते थे, बरी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ा करते थे। बैलेंस शीट्स, रिस्क डिस्क्लोजर्स, फुटनोट्स, वो चीजें जिन्हें ज्यादातर इन्वेस्टर्स इग्नोर कर दिया करते हैं। उनका अप्रोच फ्लैशी नहीं था, पर बहुत इफेक्टिव था। अर्ली 2000s में अमेरिका एक ही चीज से ऑब्सेस था, हाउसिंग। घर लेना सिर्फ नेसेसिटी नहीं थी, बल्कि इन्वेस्टमेंट बन चुकी थी। लोगों को लगता था कि प्रॉपर्टी के दाम कभी नीचे जा ही नहीं सकते। बैंक्स भी इसी बिलीफ पर चल रहे थे। वो बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के लोन्स दे रहे थे। इनकम अनस्टेबल हो, जॉब इनसिक्योर हो या फिर क्रेडिट हिस्ट्री वीक हो, फर्क ही नहीं पड़ता। ये लोन्स सब प्राइम लोन्स कहलाते थे, मतलब कि हाई रिस्क बोरोअर्स के लिए। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि लोन्स रिस्की थे, प्रॉब्लम ये थी कि बैंक्स ने इन लोन्स को एक नया शेप दे दिया। उन्होंने हजारों रिस्की लोन्स को बंडल कर करके उन्हें कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया और इन्वेस्टर्स को बेच दिया। एंड रेटिंग एजेंसीज ने उन्हें AAA रेटिंग दे दी, जो सपोजिटली सबसे सेफ कैटेगरी होती है। जिस अजम्पशन पर पूरा मार्केट चल रहा है, माइकल बरी को वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। उन्होंने सरफेस पे देखने के बजाय अंदर झांकने का डिसाइड किया। उन्होंने इंडिविजुअल मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े और ये नोटिस किया कि काफी बोरोअर्स अपनी EMI सिर्फ इनिशियल लो इंटरेस्ट की वजह से पे कर पा रहे हैं। जैसे ही इंटरेस्ट बढ़ते, कई बोरोअर्स का EMI भरना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता। एंड ये सिर्फ एक या दो लोगों का प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि सिस्टमैटिक था। इस रियलाइजेशन के बाद बरी ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो उस वक्त लोगों को पागलपन से कम नहीं लगा। उन्होंने हाउसिंग मार्केट के अगेंस्ट बेट लगाई, बैंक से क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स खरीदे, जो आम शब्दों में कहें तो इंश्योरेंस जैसे होते हैं। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग रहता तो बरी का सारा पैसा डूब जाता। ये एक हाई रिस्क बेट थी, लेकिन अगर मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज फेल होती तो इंश्योरेंस का भारी भरकम पे आउट मिलता है। वॉल स्ट्रीट को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बरी को ओपनली रिडिक्यूल किया गया। उनके अपने इन्वेस्टर्स गुस्से में आ गए, क्योंकि जब जब मार्केट ऊपर जा रही थी, शॉर्ट टर्म रिटर्न्स गिर रहे थे। ईमेल्स आए, प्रेशर बढ़ा और लॉ सूट्स की धमकियां तक मिली, लेकिन बरी ने अपना पोजीशन क्लोज नहीं किया। उनका मानना था कि डेटा नहीं बदला है तो उनका डिसीजन भी नहीं बदलेगा। कुछ टाइम तक लगता रहा जैसे कि मार्केट ही सही है और बरी गलत है। हाउसिंग प्राइसेस बढ़ते रहे, न्यूज पॉजिटिव रही और एक्सपर्ट्स रीएश्योर करते रहे कि सिस्टम सेफ है। लेकिन बैकग्राउंड में क्रैक्स बढ़ने लगे, डिफॉल्ट्स क्वाइटली इंक्रीज होने लगे। फिर एक दिन वो क्रैक्स छुपाए नहीं छुपे। 2007 के बाद एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। एक इंस्टीट्यूशन गिरा, फिर दूसरा, और फिर पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो गया। 2008 में फाइनेंशियल वर्ल्ड ने वो देखा जो आज हिस्ट्री बुक्स में पढ़ाया जाता है। बैंक्स फेल हो गए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वाइप आउट हो गए और इकोनॉमीज एक स्टैंड स्टिल पर आ गई। माइकल बरी का बेट इसी क्रैश के साथ एक्सप्लोड कर गया। उनके इन्वेस्टर्स ने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस कमाए और बरी खुद मल्टी मिलियनेयर बन गए। लेकिन इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ये नहीं है कि बरी ने पैसा कमाया, बल्कि ये है कि उनकी डेटा बैक प्रेडिक्शन सही रही। लेकिन जब तक लोगों ने ये रियलाइज किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी एंड डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। यहीं से निकलता है इस स्टोरी का असली लेसन। लोगों ने माइकल बरी को इग्नोर
इग्नोर इसीलिए नहीं किया क्योंकि उनके पास प्रूफ नहीं था, उन्होंने इग्नोर इसीलिए किया क्योंकि अगर वो सही होते तो सिस्टम गलत होता, और सिस्टम को गलत मानना लोगों के लिए मुश्किल होता है। इसीलिए लोग अक्सर सच को रिजेक्ट कर देते हैं, स्पेशली जब वो सच उनके कंफर्ट को चैलेंज करता हो। इस फिनोमिनन को एक सिंपल फ्रेज में समझा जा सकता है, राइट टू अर्ली। जब आप सही होते हैं लेकिन दुनिया अभी उस सच को मानने के लिए रेडी नहीं होती तो आप गलत लगते हैं। इस कहानी से 3 क्लियर लेसन्स मिलते हैं। पहला, पॉपुलैरिटी को कभी ट्रूथ के साथ कंफ्यूज मत कीजिए। सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेजॉरिटी किसी चीज पर बिलीव कर रही है इसका मतलब ये नहीं कि वो सच हो। दूसरा लेसन है कि नॉइज से ज्यादा डेटा पे फोकस रखिए। हेडलाइंस, ओपिनियंस और हाइप के नीचे जो नंबर्स और पैटर्न्स होते हैं वही असली स्टोरी बताते हैं। और तीसरा लेसन, जब कोई इंसान सच को सबसे पहले देख लेता है तो अक्सर वो अकेला रह जाता है। उस वक्त उसकी बात गलत लगती है क्योंकि बाकी दुनिया अभी वहां तक पहुंची ही नहीं है। माइकल बरी ने अप्रूवल के लिए काम नहीं किया, उन्होंने कन्विक्शन के लिए काम किया और वही उनकी रियल स्ट्रेंथ बनी। ये कहानी सिर्फ एक क्रैश प्रेडिक्ट करने की नहीं है, ये कहानी है सिस्टम्स को समझने की, क्राउड साइकोलॉजी को पहचानने की और सच के साथ खड़े रहने की हिम्मत रखने की। क्योंकि नेक्स्ट क्राइसिस कभी पिछले जैसा नहीं होता और नेक्स्ट वार्निंग अक्सर फिर से इग्नोर कर दी जाती है। सो इसी के साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और स्टोरीज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.